26 जनवरी एडिटोरियल के नोट्स। इंडियन एक्सप्रेस का पहला एडिटोरियल है वी द विमेन। इसमें कहा गया है कि इंडिया एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक का एक फीचर क्या होता है कि सारे सिटीजन्स बराबर होते हैं, इसमें कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं होती है। ठीक है, सारे सिटीजन्स बराबर हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में विमेन को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता है। उनको एक इंसान की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि हमेशा फैमिली या सोसाइटी का पार्ट देखा जाता है। ठीक है, कि ये उसकी वाइफ है, उसकी डॉटर है, ठीक है ना, इस तरह से देखा जाता है। लेकिन एक इंडिविजुअल है वो ऐसे कोई नहीं देखता। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे मेंस्ट्रुएटिंग विमेन टेम्पल में जा सकती हैं या नहीं। तो इसको ये नहीं देखा जाता कि एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, उसके राइट टू वर्शिप की बात हो रही है। इस इशू को ऐसे नहीं देखा जाता, इसको रैदर एज अ सोशल इशू देखा जाता है। ठीक है ना, तो उस इंडिविजुअल से कुछ पूछ ही नहीं रहा कि उसकी क्या मर्जी है। दूसरा एग्जाम्पल दिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी गारंटी करी गई है, लेकिन हमारी सरकार तक कोशिश नहीं करती कि विमेन को इक्वालिटी मिले। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली भारत सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में एफिडेविट में लिख के दिया है, जब मैरिटल रेप की जब बात चल रही है, तो कहा भी वाइफ को बेशक लग रहा हो कि वो मैरिटल रेप है, लेकिन बाकी लोगों को, सोसाइटी को नहीं लगता है कि वो मैरिटल रेप है, इसलिए दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ रेप। मतलब जिसके साथ हो रहा है उसकी कोई नहीं सुन रहा, सोसाइटी बताएगी कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हमारी सरकार का रवैया है, राइट। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ वही है कि विमेन को एज एन इंडिविजुअल नहीं देखा जाता है, बल्कि उनको फैमिली और सोसाइटी का पार्ट देखा जाता है। उनको सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता है। यानी कि हमारा देश आज भी रिपब्लिक ट्रू सेंस में नहीं है, अभी बहुत स्कोप है इंप्रूवमेंट का। द शेप ऑफ आवर फ्रीडम्स। देखो, फ्रीडम मतलब हम लोग आज़ाद हैं। अब आज़ाद का मतलब ये नहीं है कि भी अंग्रेजों का रूल नहीं है हमारे ऊपर तो हम आज़ाद हैं। ठीक है, वो तो है ही बात, लेकिन ट्रू सेंस में आज़ादी का क्या मतलब होता है? ट्रू सेंस में आज़ादी का मतलब ये होता है कि हम लोग फ्री हैं अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए बिना किसी डर से। ठीक है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाई है, तुम उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि कहने के लिए हमारा देश रिपब्लिक है, लेकिन अगर मान लो कल को हम गवर्नमेंट की पॉलिसी को चैलेंज ना कर पाए, कल को कोई ऐसा रूल आ जाए या प्रैक्टिकली ऐसी बात हो जाए कि भाई जो सरकार ने पॉलिसी बना दी वो सही है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, या आप अपनी बात को फ्रीली जाहिर नहीं कर सकते हो। अगर आप फ्रीली अपनी बात को बोलोगे तो फिर कोई ना कोई आपके ऊपर अटैक कर सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको, मतलब डर के माहौल में आपको जीना पड़ेगा। आपको सोच सोच के अपनी बात बोलनी पड़ेगी कि सामने वाला बुरा ना मान जाए, मेरे ऊपर कोई हमला ना हो जाए, मुझे उल्टे सीधे ना बोले लोग, राइट। तो अपनी ओपिनियन लोगों को बोलने की फ्रीडम होनी चाहिए, वो असली फ्रीडम है। यू शुड बी फ्री टू चैलेंज गवर्नमेंट पॉलिसी। दीज टू इस आर्टिकल के हिसाब से आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिपब्लिक। वाई रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड। देखो, इस आर्टिकल में कहा गया है कि रिपब्लिक जब हमारा देश नहीं था तो फिर हम सब क्या थे? हम सब ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, हम लोग कोई इंडिविजुअल सिटीजन्स में हमारे कोई राइट्स वगैरह नहीं थे कि तुम एक सिटीजन हो, तुम्हारे कुछ फंडामेंटल राइट्स वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। सिंपली एक सरकार थी और हम सब उस सरकार के अधीन थे। लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है, हमारी अपनी लिबर्टी और राइट्स है, वो सरकार पे डिपेंड नहीं करती है। सरकार किसी की भी बने, कैसी भी सरकार हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। मेरे राइट्स मुझे कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रहे हैं, मैं आज़ाद हूँ, जो चाहूँ बोल सकता हूँ। ऑब्वियसली लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है ना, कि लिमिटेशंस भी क्यों होती हैं? ताकि किसी और के राइट्स का उल्लंघन ना हो जाए, राइट। बट मुझे उसके लिए सरकार की ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये सरकार आएगी तो मेरे राइट्स कम हो जाएंगे, ये सरकार आएगी तो मेरे राइट्स ज़्यादा हो जाएंगे। वो सब नहीं सोचना होता है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन से राइट्स मिले होते हैं, उसको कहते हैं रिपब्लिक। एंड लोगों को आज़ादी होती है कि सरकार ने जो भी लॉज बनाए हैं उनको वो चैलेंज कर पाए। जो भी डिसीजन सरकार ले रही है, इट इज़ ओपन टू स्क्रूटनी। ये नहीं कह सकते हो भाई हमने इस सरकार को बनाया 5 साल के लिए बन गई है ना, अब सरकार की मर्जी, जो मुझे डिसीजन ले भाई, हम तो 5 साल बाद ही देखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर डिसीजन पे वी हैव द राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, और हम चाहें तो प्रोटेस्ट करें, चाहें तो कोर्ट में जाएं। ये आज़ादी होनी चाहिए। ये सब रिपब्लिक के फीचर्स होते हैं। अब इस आर्टिकल में एक और चीज़ कही गई है कि रिपब्लिक और डेमोक्रेसी, ये दोनों सिमिलर से ही वर्ड लगते हैं कई लोगों को। इनफैक्ट फ्रांस में रिपब्लिक और डेमोक्रेसी दोनों वर्ड्स को एक ही तरह बोला जाता है। कभी रिपब्लिक बोल दिया, कभी डेमोक्रेसी बोल दिया, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वहाँ पे। लेकिन अब ये बात हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बहस हुई थी कि क्या हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिपब्लिक और डेमोक्रेसी दोनों वर्ड्स की जरूरत है?
अगर हमने रिपब्लिक बोल दिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, तो फिर डेमोक्रेसी बोलने की तो जरूरत नहीं है। ऐसे डिबेट हो रहा था, या बोलना चाहिए डेमोक्रेसी भी। तो डिबेट से जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि एक अनडेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी बन सकती है, इसलिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है इंडिया ऐसा बोलना जरूरी है। अनडेमोक्रेटिक रिपब्लिक का क्या मतलब हुआ? देखो एग्जाम्पल यहाँ पे इस आर्टिकल में दिया गया ग्रीस का। एंशियंट ग्रीस में विमेन वर नॉट कंसिडर्ड एज अ सिटीजन्स। आपने कहा कि भी जो सरकार है, ठीक है, सरकार को लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, सिटीजन्स के पास बहुत सारे राइट्स होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी, सिटीजन्स के पास राइट्स थे, लेकिन विमेन को सिटीजन नहीं माना जाता था। यानी कि कहने के लिए वो रिपब्लिक तो था पहले ग्रीस में, लेकिन वो अनडेमोक्रेटिक था, सब लोगों को सिटीजन्स नहीं माना जाता था। कुछ लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन्स कह लो, वो माना जाता था, कई लोगों के पास कम अधिकार थे, कुछ लोगों को मतलब प्रिविलेज क्लास माना जाता था एक तरीके से, कि ये लोग ऊपर वाले अच्छे लोग हैं और ये थोड़े नीचे वाले लोग हैं, ऐसे माना जाता था, इक्वालिटी नहीं थी, यानी कि वो अनडेमोक्रेटिक था। ठीक है, तो रिपब्लिक में क्या होता है, डिसीजंस जो होते हैं वो पब्लिक डिस्कशन के बाद बनाए जाते हैं, ये नहीं कि जो भी रूलर है उसकी मर्जी में जो मर्जी है उसने बना दिया। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि सिटीजनशिप बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अवेलेबल है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी और रिपब्लिक दोनों ही वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज करे गए हैं। डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री थ्रू कैलेंडर, ये मेंस में तो नहीं आएगा काम है सच, बट हाँ इंटरव्यू में ऑब्लिकली थोड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आईआईटी खड़गपुर का कैलेंडर न्यूज़ में था, क्यों था? अब उसमें आपको एक एक चीज़ नहीं बतानी, उसमें क्या क्या गलतियाँ थी, भी गलतियाँ गिनवाने लग जाओ। आप ब्रॉडली एक सेंटेंस में बोल सकते हो कि सर देर आर सर्टेन डिबेटेबल इशूज़, ठीक है ना, कुछ बिलीफ सिस्टम्स वगैरह होते हैं, तो उन डिबेटेबल इश्यूज को, बिलीफ सिस्टम्स को ये कैलेंडर एज अ साइंस प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और दिस कैलेंडर इज कमिंग फ्रॉम आईआईटी विच इज सपोज टू बी अ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो ये थोड़ा इसलिए चिंता का विषय है कि साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स साइंटिफिक रिसर्च करने की जगह बिलीफ्स को साइंस की तरह प्रेजेंट करके लोगों में फैला रहे हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, राइट, एग्जाम्पल क्या है? अब जैसे कि आर्यन थियरी, जैसे एक है आर्यन माइग्रेशन थियरीज क्या क्या है, जैसे सपोज ये इंडिया है, ठीक है, एक थियरी ये कहती है कि यहाँ से यूरोप वगैरह से आर्यंस दो रेस में बट गए थे, एक रेस इंडिया में यहाँ पे आई, ठीक है। कुछ कहते हैं आर्यन इन्वेजन हुआ था, वायलेंट इन्वेजन था, कुछ लोग कहते हैं कि वायलेंट नहीं था, बस वो लोग यहाँ पे आ गए थे एंड यहाँ पे सूखा पड़ गया था तो यहाँ के लोग नीचे चले गए थे, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी थियरीज हैं, ठीक है। अब उसके कुछ एविडेंस भी मिले हैं, अगर आप डीएनए एविडेंस वगैरह देखो तो कुछ डीएनए एविडेंसेस इस थियरी को सपोर्ट करते भी हैं। एक ऑल्टरनेट थियरी भी है, वो ये कि भी आर्यंस जो है ना वो यहीं पे रहते थे और यहाँ से वो लोग उधर गए हैं, क्योंकि डीएनए तो मैच कर रहा है, ठीक है ना, तो डीएनए तो मैच कर रहा है। अब सवाल ये कि यहाँ के लोग यहाँ आए या यहाँ के लोग वहाँ गए। तो अब डीएनए में भी होता है कि डीएनए कैसे कैसे म्यूटेट हुआ, तो कुछ एविडेंस कहते हैं कि यहाँ से इस तरफ आए हैं, बट कुछ बिलीफ सिस्टम ये भी कहते हैं कि यहाँ से वहाँ पे गए। तो ये थोड़ा साइंटिफिक इस पर रिसर्च चलती रहती है, नए नए एविडेंस आते रहते हैं, राइट। लेकिन इस पर्टिकुलर कैलेंडर में इस चीज़ को ऐसे इतनी स्ट्रांगली और बार बार एम्फेसाइज करके बोला गया है कि जो सेकेंड थियरी है ना कि आर्यंस यहीं के लोग थे और यहाँ से बाहर गए हैं पूरे उसमें यूरोप वगैरह में, इसी थियरी को ऐसे दिखाया गया कि दिस इज अ साइंटिफिक ट्रूथ और बाकी सब तो एजेंडा था, बाकी सारे मिथ थे, प्रोपेगेंडा था, वगैरह वगैरह। मतलब कड़ी शब्दों में उसकी निंदा करी हुई है बाकी सब थियरीज की, बिना कोई नया एविडेंस दिए हुए। एंड दिस थिंग इज कमिंग फ्रॉम अ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, तो इसलिए इस चीज़ की आलोचना हो रही है। इसमें और भी काफ़ी मिस्टेक्स हैं, कुछ जोग्राफिकली इन्होंने गलत चीज़ें बोली हुई हैं, ठीक है, हिस्टोरिकली गलत चीज़ें बोली हैं। जैसे कहा गया है कि दोनों वर्ल्ड वॉर्स जो हैं वो आर्यन सुप्रीमेसी के लिए लड़े गए थे, जबकि एक्चुअली सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था, ठीक है ना। तो ये भी एक हिस्टोरिकली फैक्ट है, मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट को गलत तरीके से दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये सवाल उठाया जा रहा है इस आर्टिकल के थ्रू कि जिन लोगों ने ये बनाया है कैलेंडर, ठीक है ना, वो कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, बस वो जो भी उनको बिलीफ सिस्टम है उनका उसको वो एज अ साइंस करके बोल रहे हैं और आईआईटी का नाम यूज़ किया जा रहा है। दूसरा इसमें कुछ सेंटिमेंटल चीज़ें भी हैं। अब जैसे एक फ़ोटो है इसमें, आई थिंक मई के महीने में है, जिसमें मदर गॉडेस, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मदर गॉडेस की स्टैचू सा मिला था, छोटा सा स्कल्पचर मिला था, और वो फोटो डाली गई है इसमें, भारत माता की फोटो डाली गई है जो अमिंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, और फेमिनिन डिविनिटी की बात हो रही है, जो कि अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है। लेकिन उसी फोटो में इन्होंने मोहनजोदड़ो वाली न्यूड डांसिंग गर्ल की भी फोटो डाल दी, जिसका इस चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। फेमिनिन डिविनिटी की बात हो रही थी, वहां पे आप ये वाली फोटो डाल रहे हो, राइट। तो मतलब जिन लोगों ने बनाया है उनका क्या पर्पस है एग्जैक्टली, और उसको आईआईटीज के थ्रू क्यों रिलीज किया जा रहा है, इस चीज पे इस आर्टिकल के थ्रू सवाल उठाए गए हैं।
तो ये एज सच आपको उसमें काम नहीं आएगा मेंस में, बट हाँ इंटरव्यू में शायद थोड़ा बहुत मे बी इंटरव्यूअर इसको इस मुद्दे को हल्का बहुत छेड़ सकते हैं। टुवर्ड्स अ लो एमिशंस ग्रोथ। देखो एमिशंस ज़्यादा कब होते हैं किसी इकोनॉमी में, जब मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन इंडिया में जितनी ग्रोथ हुई है पिछले 20-25 सालों में, मोस्ट ऑफ द ग्रोथ वो सर्विसेज सेक्टर से काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, और सर्विसेज सेक्टर में एमिशंस कम होते हैं। लेकिन फ्यूचर में इंडिया को एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो बनाना ही पड़ेगा, एटलीस्ट हमें उम्मीद है ऐसी। और जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करेंगे तो एमिशंस ज़्यादा होंगे। मशीनें चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जितनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करोगे उतने ज़्यादा एमिशंस होंगे, राइट। तो इंडिया को क्या चाहिए, क्या मैन्युफैक्चरिंग ना करे? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन हमें एक ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, जैसे चाइना को जब रियलाइज हुआ कि भी हमें जो है सोलर और विंड पावर की जरूरत पड़ेगी, तो उसने इसको एज अ बर्डन नहीं लिया, बोझ की तरह नहीं लिया कि अरे यार कोल पावर प्लांट बंद करने पड़ेंगे, सोलर इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं। उन्होंने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा। उन्होंने एक टेक्नो इंडस्ट्रियल यानी कि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री दोनों को ध्यान में रखते हुए एक पॉलिसी बनाई, जिसमें उन्होंने कहा भी हम सोलर और विंड पे खूब सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज बनाएंगे। उन टेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्ट हम प्रिपेयर करेंगे उनको चाइना में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, और चाइना में ही उन सोलर पैनल्स को, विंड टर्बाइंस को डिप्लॉय करेंगे। उन्होंने ये काम किया, जिसकी वजह से वहाँ पे ये सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो किया, लाखों लोगों को जॉब्स मिली, और अब चाइना की चीज़ें सोलर और विंड पावर इक्विपमेंट वहाँ के ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट होते हैं। तो उन्होंने अपना लो एमिशन टारगेट भी अचीव कर लिया, उनको बिजली भी मिल गई। ऑन द अदर हैंड इंडिया ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। इंडिया ने सिंपली डिप्लॉयमेंट पे फोकस किया कि हमें 2025 तक, 22 तक, 30 तक इतने गीगावाट सोलर से लेने हैं, इतना गीगावाट विंड से लेना है। हमने सिर्फ एंड रिजल्ट पे फोकस किया। हमने ये नहीं देखा कि वो डिप्लॉयमेंट होगी कैसे, वो सोलर पैनल आएंगे कहाँ से, विंड टर्बाइन आएंगे कहाँ से, वो नहीं सोचा हमने। बस अनाउंसमेंट कर दी कि भाई इतना टारगेट है हमारा। अंततः हुआ क्या, इंडिया में वो टेक्नोलॉजीज कभी डेवलप हुई नहीं जिनसे हम इनको बना सकते हैं, और हमने सारी चीज़ें चाइना से, यूएसए से इंपोर्ट करी। ठीक है, तो इसलिए इंडिया में जॉब्स तो क्रिएट हुई नहीं, बस हम टारगेट अचीव करने में लगे हुए हैं। उन्होंने टारगेट भी अचीव कर लिया और जॉब्स भी क्रिएट कर ली, इकोनॉमी भी ग्रो हो गई। ऐसे ही बाकी कंट्रीज भी हैं। यूएसए का एक एंडलेस फ्रंटियर्स एक्ट है, साउथ कोरिया की ग्रीन ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, ये भी इसी तरह की टेक्नो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पे जोर देती हैं। अब रिन्यूएबल्स के मामले में तो चाइना आगे निकल गया, जो टेक्नोलॉजीज डेवलप होनी थी कर ली उसने। अब तो इंडिया इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब कोई एक नया मौका है हमारे पास, वो क्या है, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन का। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, अब उनके लिए बहुत सी टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी। तो इंडिया को एक पॉलिसी के साथ आना चाहिए, जिसमें हमारा फोकस होना चाहिए कि क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूचर में क्या क्या टेक्नोलॉजीज की जरूरत होगी, उन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग, जैसे बैटरीज को मैन्युफैक्चर करो इंडिया में, एंड फिर ईवीज को बनाओ और उनको एक्सपोर्ट करो। तो इस चीज़ पे एटलीस्ट अब हम ध्यान दे सकते हैं। फॉर अ सिविक सॉलिडारिटी, ये बेसिकली ओपिनियन बेस्ड नहीं है, थोड़े से दो चार फैक्ट्स हैं जो आपको कहीं भी काम आ सकते हैं। कि 1960s में ईस्ट पाकिस्तान से, यानी जो आज बांग्लादेश है, वहाँ के चित्तागोंग हिल से चकमा हेजोंग पीपल इंडिया में माइग्रेट हुए थे, क्योंकि वहाँ पे कर्णफुली रिवर पे कप्ताई डैम के बनने की वजह से उनके गांव डूब गए थे। उन्होंने इंडिया में असाइलम सॉट किया, एंड उनको हमने अरुणाचल प्रदेश में रिलीफ कैंप्स में सेटल कर दिया था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको सिटीजनशिप दी जानी चाहिए, लेकिन अभी तक हमने वो चीज़ नहीं करी है।